नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार करेंगे साझा। इस वर्ष की पहली मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा प्रसारण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित उद्यान उत्सव 2023 के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगी। आम जनता के लिए सोमवार को छोड़कर 31 जनवरी से 26 मार्च तक खुले रहेंगे उद्यान। इच्छुक लोग राष्ट्रपति सचिवालय की वेबसाइट के माध्यम से करा सकते हैं बुकिंग। नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर आज बीटिंग रिट्रीट के आयोजन के साथ 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह का हो जाएगा समापन। समारोह में तीनों सेनाओं और राज्य एवं केंद्रीय पुलिस बलों के बैंड मनमोहक धुनें बजाएंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत तमाम गणमान्य रहेंगे उपस्थित। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज लखनऊ में। पहले मुकाबले में हार के बाद भारतीय टीम पर रहेगा श्रृंखला में बराबरी करने का दबाव। और ओडिशा में चल रहे पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला आज भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में गत विजेता बेल्जियम और 2 बार की चैंपियन रही जर्मनी के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित उद्यान उत्सव 2023 के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगी। उद्यान में दर्शक ट्यूलिप के पौधों की 12 विभिन्न किस्में देख सकेंगे। इन पौधों पर ट्यूलिप के फूल अलग अलग चरणों में खिलते नजर आएंगे। इस बार ये उद्यान करीब 2 महीने के लिए खुला रहेगा। आम जनता के लिए ये उद्यान सोमवार को छोड़कर 31 जनवरी से 26 मार्च तक खुलेगा। वहीं 28 से 31 मार्च तक केवल विशेष श्रेणी के दर्शकों को उद्यान में प्रवेश मिलेगा। दर्शकों के लिए हर रोज सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक 6 स्लॉट रखे गए हैं। लोग यात्रा के दौरान किसी विशेष फूल, पौधे या पेड़ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बगीचों में रखे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। उद्यान देखने के इच्छुक www.rashtrapatisachivale.gov.in वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग करा सकते हैं। वहीं प्रवेश और निकास के लिए प्रेसिडेंट एस्टेट का द्वार संख्या 35 तय किया गया है, जबकि सीधे पंजीकरण के लिए द्वार संख्या 12 के निकट व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान राष्ट्रपति ने अपने आवास में बने इस उद्यान को अमृत उद्यान का नाम दिया है। नई दिल्ली के विजय चौक पर आज बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। इस बार की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी कई मायनों में खास होगी। इस सेरेमनी में देश के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। इस ड्रोन शो में 3500 से ज्यादा स्वदेशी ड्रोन शामिल होंगे। ये ड्रोन तालमेल के माध्यम से कई राष्ट्रीय आकृतियों और घटनाओं की कलाकृतियां भी बनाएंगे। वहीं नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के अगले हिस्से पर पहली बार 3D एनामॉर्फिक प्रोजेक्शन का भी आयोजन किया जाएगा।
बीटिंग द रिट्रीट समारोह में शास्त्रीय रागों पर आधारित भारतीय राष्ट्रीय धुनें भी बजेंगी। इसी के साथ 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक रूप से समापन हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान अमित शाह सोनीपत के गोहाना में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर हरियाणा के लोगों में गजब का उत्साह है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कोरोसी आज से 3 दिवसीय भारत के दौरे पर रहेंगे। गत वर्ष सितंबर में पदभार ग्रहण करने के बाद किसी देश की उनकी ये पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। अपनी यात्रा के दौरान कोरोसी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ आपसी हितों के प्रमुख बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के मूल सिद्धांतों पर दृढ़ रहना होगा और संस्था के सतत रूपांतरण में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करना, निर्णय प्रक्रिया में विज्ञान की भूमिका को बढ़ाना और दुनिया के संकटों से जूझने के लिए भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करना सहित अन्य प्राथमिकताएं शामिल हैं। कोरोसी नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और भारत के G20 अध्यक्षीय दल के साथ भी चर्चा करेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास 31 जनवरी से 2 फरवरी तक अपने रिसर्च पार्क में शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका पर एक G20 संगोष्ठी का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य G20 सदस्य देशों में शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के लिए नीतियों की पहचान करना है। G20 सेमिनार शेरपा ट्रैक पहली एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग के हिस्से के रूप में इसे IIT मद्रास रिसर्च पार्क में आयोजित किया जाएगा। G20 की भारत की अध्यक्षता के तहत शिक्षा कार्य समूह का मुख्य उद्देश्य G20 सदस्य देशों में शैक्षिक संस्थानों के बीच संभावित अनुसंधान और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रों, विषयों की पहचान करना है। और MV गंगा विलास रिवर क्रूज के सैलानियों ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का दौरा किया। कोलकाता की प्रसिद्ध फूल मंडी और कुम्हारों के गढ़ कुमारतुली की गलियों का भ्रमण भी किया। देश का महानगर कोलकाता इतिहास की परछाइयों में वर्तमान को जीने वाले और सुनहरे भविष्य की ओर लगातार आगे बढ़ने वाले शहर कोलकाता को MV गंगा विलास रिवर क्रूज के सैलानियों ने जाना। सबसे पहले कारवां सुप्रसिद्ध फूल मंडी पहुंचा। रंग बिरंगे फूलों से गुलजार मंडी में खरीदारों की भीड़ के बीच यहाँ के मिजाज को भांपा और फिर यहाँ से सैलानी कुमारतुली पहुंचे और भगवान को आकार में गढ़ने वाले इन कलाकारों के कौशल को देखा। याद के रूप में कुछ मूर्तियों को भी खरीदा। अच्छा लगता है, बाहर से आता है, देखता है, वैरायटी हम रखते हैं, गणेश दुर्गा जी का अनेक वैरायटी रखते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं। फॉरेनर्स जो आते हैं बाहर से बेसिकली छोटा लेते हैं, तो इसलिए छोटा ज़्यादा रखते हैं, इसलिए पसंद आता है सबको। हमारा इधर ट्रेडिशनली हमारा बिजनेस है, ये हमारा 4th जनरेशन चल रहा है। इधर से पूरा होल वर्ल्ड में जाता है, इधर से मूर्ति सारे बहुत जगह से आता है, जो हमारा टूरिस्ट आकर के देखता है, उसको हम डेमोन्स्ट्रेशन देता है। इसके बाद सैलानियों ने कोलकाता की न्यू मार्केट में भी सैर की। कलाकृतियों की प्रसिद्ध और पुरानी दुकान कुरियो क्राफ्ट गए और खरीदारी की। इतना ही नहीं, पटरी पर बिक रहे सामान भी सैलानियों को भा गए। From 1953 till today, we are running the same business. Rama Satyajit Ray, when he made the Shatranj ke Khiladi, the chess set was purchased from our shop. It gives us satisfaction that even after 70 years, the foreigners and everything, if those who have come even 20 years, 30 years before, they still like to visit our shop. जब ये लोग टूरिस्ट लोग आता है तो हम लोगों का थोड़ा खरीदारी अच्छा होता है। इन लोगों की वजह से हम लोगों का दुकान चलता है, आना चाहिए। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य
जल मार्ग पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मार्ग खोलना है, जिसमें ये मुहिम कारगर होती दिख रही है। एमवी गंगा विलास रिवर्स क्रूज के सैलानियों ने आज कोलकाता में जो फेमस फ्लावर मार्केट है उसको देखा और साथ ही साथ कुमारटोली में देखा कि किस प्रकार से वहां पर मूर्तिकार जो हैं वो नए नए आकार में मूर्तियों को करते हैं। यहाँ से ये कारवां अब आगे बढ़ेगा और वो यहाँ से और जो कोलकाता की जानी मानी पहचानी चीज़ें हैं उनको देखेंगी। अपने सहयोगी राहुल चोपड़ा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, कोलकाता। चेन्नई स्थित सांस्कृतिक केंद्र कला क्षेत्र फाउंडेशन में तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने 4 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव वित्सवास का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भारत ने विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और देश सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। When we tell people that until the 18th century we were the largest economic power in the world, people they have a doubt. The question is it so? In all fields, our country was great, Bharat was great. We need to rediscover and need to move forward with a sense of pride. We need to appreciate and we need to celebrate. और काशी में संपूर्णानंद सिगरा स्टेडियम में संस्कृत क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां धोती कुर्ता पहनकर बटुकों ने जमकर चौके छक्के लगाए। मैच की कमेंट्री भी संस्कृत में हुई। इस प्रतियोगिता का आयोजन शास्त्रार्थ महाविद्यालय ने किया, जिसमें G20 की भारत की अध्यक्षता को ध्यान में रखकर वसुदेव कुटुंबकम के भाव से क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। वाराणसी का संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम आप यहां पर देख सकते हैं। ये बटुक हैं, पीली धोतियों में क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। यह जो आवाज आ रही है कमेंट्री की, यह भी संस्कृत में है। खास ये है इसीलिए क्योंकि ये बटुक खेल रहे हैं, कमेंट्री संस्कृत में चल रही है और वाराणसी जो जाना जाता है संस्कृत के लिए, शिक्षा के लिए। हम बात करेंगे यहाँ पे जो आयोजक हैं उनसे कि क्या मनसा है, क्या सोचकर संस्कृत में बटुकों के लिए क्रिकेट और संस्कृत में कमेंट्री। यह कार्यक्रम जो काशी में वैदिक बटुकों के बीच में आयोजित किया गया है, उन विद्यार्थियों के द्वारा जो यह क्रिकेट मैच किया जा रहा है, पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में एक संस्कृति और संस्कृत दोनों को लेकर के एक संदेश देने का काम करेगा। वसुधैव कुटुंबकम का भाव है लोगों में भी और इस क्रिकेट प्रतियोगिता को आयोजित कराने में भी। जैसा कि बता रहे थे यहाँ के दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी जी कि G20 के लिए किस तरह का यह संदेश का काम करेगा यह क्रिकेट प्रतियोगिता। क्या आप लोगों को इससे क्या लाभ मिलेगा, संस्कृत को क्या लाभ मिलेगा? लोग यहाँ पे ये मैच हर वर्ष खेलते हैं। यहाँ पे संस्कृत में कमेंट्री और पारंपरिक गणवेश में हम लोग का ही ड्रेस है। संस्कृत को बढ़ावा मिलता है, ऐसे संस्कृति सब चीज़ में आगे है। हम लोग हर वर्ष इसी तरह खेलते हैं। हम लोग यही गणवेश में हर साल खेलते हैं। स्वास्थ्य की हम लोग को फायदा रहता है। वेद, साम वेद, हर वेद की संवेद पढ़ाया जाता है हम लोग के आश्रम में। हर छुट्टी में प्रतियोगिता, अष्टमी छुट्टी में फुटबॉल खेले जाते हैं गंगा जी किनारे, कभी क्रिकेट खेलने जाते हैं। वेद के साथ पारंपरिक वेशभूषा में संस्कृत को किस तरह से बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिता हो रही है संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम। हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, संपूर्णानंद स्टेडियम, वाराणसी। नारियल उत्पादन में कैसे तेजी आए और कैसे नारियल उत्पादन ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए आजीविका और रोजगार का विकल्प बने, इस दिशा में कर्नाटक के मंगलुरु में कृषि विज्ञान केंद्र एक पहल की शुरुआत की है। कृषि विज्ञान केंद्र बेरोजगार नौजवानों को नारियल के पेड़ पर चढ़ने के मुफ्त प्रशिक्षण दे रही है। नारियल उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, महिला सशक्त बने और स्वयं के पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बना सकें। इसी के ध्यान में रखते हुए 3 महिला प्रशिक्षुओं को भी प्रशिक्षण में शामिल किया गया है। भारत की गिनती नारियल उत्पादक विश्व के अग्रणी देशों में होती है, लेकिन पेड़ों से नारियल तोड़ना एक टेढ़ी खीर है। देखने में भले ही ये रोमांचक और आसान लगे, लेकिन जरा सी चूक बहुत ही भारी पड़ सकती है। यहाँ तक कि अगर आप प्रशिक्षित नहीं हैं तो ये जोखिम भरा और जानलेवा भी हो सकता है। कर्नाटक के मंगलुरु में कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा नारियल के पेड़ पर चढ़ने की प्रशिक्षण की शुरुआत की गई।
यहाँ पर बेरोजगार युवाओं को मशीनों के जरिए नारियल के पेड़ पर चढ़ने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के लिए कुल 20 प्रतिभागियों का चयन किया गया है, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। मतलब अब महिलाएं भी कामयाबी की नई गाथाएं लिखने और समाज में एक नया मुकाम और कीर्तिमान स्थापित करने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी हैं। हमने नारियल के पेड़ पर चढ़ने के लिए 6 दिनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। 16 जनवरी से यह कार्यक्रम शुरू होगा। इन 6 दिनों के अंदर सभी प्रशिक्षुओं को पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही उन्हें इस व्यवस्था से जुड़ी बारीकियों और व्यवस्थाओं के बारे में बताया जाएगा। हम प्रतिभागियों को एक प्रमाण पत्र और 1 साल का इंश्योरेंस देंगे। कृषि विज्ञान केंद्र के इस प्रशिक्षण से युवाओं को नारियल के पेड़ पर चढ़ने में कला में महारत तो हासिल होगी ही, साथ ही साथ ये युवाओं को जीविकोपार्जन के लिए रोजगार का एक विकल्प भी उपलब्ध कराएगी। कृषि विज्ञान केंद्र प्रशिक्षण लेने वाले प्रतिभागियों को मुफ्त में ठहरने और भोजन की सुविधा मुहैया करवा रहा है। साथ ही नारियल के पेड़ पर चढ़ने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मशीन भी कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से ही मुहैया करवाई जा रही है। मुझे पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेनी है। मैं परंपरागत रूप से नारियल के पेड़ पर चढ़ना जानता हूँ और ये सुरक्षित नहीं है। हम मशीन पर पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेने के लिए उत्सुक हैं और ये अपने आप में काफी रोमांचित करने वाला है। आमतौर पर नारियल उत्पादन और विशेष रूप से नारियल के पेड़ पर चढ़ने के पेशे से पुरुष ही मुख्य रूप से शामिल रहे हैं, लेकिन प्रशिक्षण में महिलाओं के शामिल होने से नारियल उत्पादन क्षेत्र में न सिर्फ महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी, बल्कि महिला सशक्तिकरण और समाज को मजबूत बनाने में सरकार की ये पहल एक मील का पत्थर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुई गोलीबारी की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। कैलिफोर्निया में पिछले 1 महीने में होने वाली ये गोलीबारी की चौथी घटना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना लॉस एंजलिस के बेवर्ली क्रेस्ट इलाके में हुई है। गौरतलब है कि इससे पहले चीनी नववर्ष के मौके पर कैलिफोर्निया में ही गोलीबारी की एक बड़ी घटना में 11 लोगों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हुए थे। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जर्मन सरकार के यूक्रेन को युद्धक टैंक भेजने के फैसले के खिलाफ जर्मनी में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्रीय संघर्ष को बढ़ावा देने का विरोध करते हुए यूक्रेन को हथियार भेजने की फैसला की निंदा की। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने इस युद्ध को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहराया। गौरतलब है कि जर्मन सरकार ने हाल ही में अपने 14 लेपर्ड टैंक्स को यूक्रेन को देने का फैसला किया था और साथ ही दूसरे देशों को भी ऐसा करने की अनुमति दी थी। और पेरू में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। उत्तर पश्चिमी पेरू में एक बस की खाई में गिरने से कम 24 लोगों की मौत हो गई है। बस में 60 यात्री सवार थे। जानकारी के मुताबिक बस में बड़ी संख्या में कैरिबियन देश हैती के लोग शामिल थे। ये बस उस मोड़ पर हादसे का शिकार हुई जिसे डेविल्स गर्व कहा जाता है। पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि बस अपना नियंत्रण खो बैठी और गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ईरान में तुर्की सीमा के पास उत्तर पश्चिमी इलाके में भूकंप से 3 लोगों की मौत हो गई है और 300 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी झरना के अनुसार बचाव कार्य की निगरानी के लिए गृह मंत्री और अधिकारी खोई शहर पहुंच गए हैं। एजेंसी के अनुसार भूकंप से 2 शहर और 87 गांव प्रभावित हुए हैं। वहीं भूकंप का केंद्र जमीन से 7 किलोमीटर नीचे था।
यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है। रूस ने शनिवार को यूक्रेन की सेना पर पूर्वी यूक्रेन के एक रूसी अधिकृत क्षेत्र में स्थित अस्पताल पर जानबूझकर हमला करने का आरोप लगाया। हमले में कम से कम 14 लोग मारे गए, वहीं दर्जनों मरीजों के साथ कई चिकित्सा कर्मचारी भी घायल हो गए। मॉस्को ने इस हमले को युद्ध अपराध कहा, वहीं यूक्रेन ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और यहां रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। ये युद्ध है। और ब्रेक के बाद कुछ खेल की खबरों पर नजर डालते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। भारतीय टीम को पहले मुकाबले में हार का मुंह देखना पड़ा है। ऐसे में टीम को सीरीज में बने रहने के लिए अगले मुकाबले को हर हाल में जीतना होगा। हार्दिक पटेल की कप्तानी में भारत ने एक भी T20 सीरीज नहीं हारी है। ऐसे में हार्दिक अपने इस रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए अगले मैच को जीतना चाहेंगे। वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करने का टीम इंडिया का खुमार रांची में बुरी तरह से टूटा और अब नौबत सीरीज बचाने की है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने जिस बुलंदी के साथ श्रीलंका को पीटा था, न्यूजीलैंड के खिलाफ उसका असर नहीं दिखा। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, दोनों में ही टीम इंडिया की युवा ब्रिगेड अपनी जमीन तलाशती नजर आई। एक ऐसी पिच जिस पर रन बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, उस पिच पर ईशान किशन हो या शुभमन गिल, सभी पानी भरते नजर आए। जबकि गेंदबाजी में अर्शदीप ने अपने आखिरी ओवर में जिस तरह से रन लुटाए, उससे इतना तो तय है कि लखनऊ में होने वाले सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम में बदलाव जरूर नजर आ सकता है। हार्दिक अगले मैच में नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरना चाहेंगे। हार्दिक की कप्तानी में भारत ने एक भी T20 सीरीज नहीं हारी है। ऐसे में हार्दिक पांड्या अपने इस रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए अगले मैच को जरूर जीतना चाहेंगे। वहीं न्यूजीलैंड की बात करें तो वनडे की कसर को T20 में टीम ने शानदार तरीके से पूरा किया और अपने प्रदर्शन से टीम इंडिया को हैरान कर दिया। मिशेल सैंटनर ने अपने खेल के साथ ही अपनी कप्तानी से भी काफी प्रभावित किया है। गेंदबाजी में लॉकी फर्ग्यूसन भारत दौरे पर अभी तक लय हासिल नहीं कर पाए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आंकड़ों की बात करें तो दोनों के बीच अब तक कुल 23 मुकाबले हुए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 12 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड ने 10 मैच जीते हैं। वहीं एक मैच टाई रहा है। जबकि भारतीय सरजमी पर दोनों के बीच 9 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 5 बार भारत ने जबकि 4 बार न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर अब एक ऐसी लड़ाई है जहां टीम इंडिया के लिए सीरीज दांव पर है और जीत ही सिर्फ एकमात्र रास्ता है सीरीज में बने रहने के लिए। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और ओडिशा में खेले जा रहे पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला आज गत विजेता बेल्जियम और 2 बार की चैंपियन जर्मनी के बीच भुवनेश्वर में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में जर्मनी और बेल्जियम दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों का जुझारू खेल आकर्षण का केंद्र रहा। ऐसे में फाइनल में इसकी भिड़ंत रोमांच की हर हदों को पार करती नजर आ सकती है।
पुरुष हॉकी विश्व कप अपने अंतिम पड़ाव पर है और अब फाइनल भिड़ंत के लिए जर्मनी और बेल्जियम तैयार हैं। जर्मनी ने जहां 3 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को मात दी है, वहीं बेल्जियम ने अपने खेल से नीदरलैंड्स को चौंका दिया और पेनल्टी शूटआउट में टीम को शिकस्त दी। बेल्जियम 2019 यूरोपीय चैंपियनशिप 2020-21 FIH प्रो लीग की विजेता है, जबकि टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण के अलावा 2016 रियो डी जेनेरियो में रजत और 2018 वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक टीम जीत चुकी है। वहीं जर्मनी ने 5वीं बार फाइनल में प्रवेश किया है। स्टार ट्रैक फ्लिकर गोंजालो पिलाट की दूसरे हाफ में हैट्रिक से जर्मनी ने 2 गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 4-3 से हराया। जर्मनी की टीम अच्छे कमबैक के लिए जानी जाती है, तो बेल्जियम का डिफेंस बहुत ही सॉलिड है। ऐसे में फाइनल में इन दोनों के बीच जोरदार भिड़ंत होने की पूरी उम्मीद की जा रही है। इससे पहले इसी विश्व कप में जब ये दोनों टीमें ग्रुप स्टेज में एक दूसरे से भिड़ी थी, तब मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा था। आंकड़ों की बात करें तो ये दोनों टीमें एक दूसरे से 35 बार टकराई हैं, जिसमें 15 बार बेल्जियम ने बाजी मारी है, जबकि 13 बार जर्मनी ने जीत दर्ज की है। वहीं 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं, तो यकीनी तौर पर एक बड़ा मुकाबला सामने है, जहां कप विजेता खुद को एक बार फिर विश्व चैंपियन बनते देखना चाहेगी, जबकि जर्मनी तीसरी बार खुद को चैंपियन के तौर पर दुनिया के सामने पेश करना चाहेगी। ओडिशा से तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक, कोई फैक्ट चेकर।